मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथादाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास के रचित पुस्तकों का ज्ञान और उन पुस्तकों से छात्रों को परिचित कराना चाहता हूँ, क्योंकि गत दिन हम लोगों ने महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त का जिक्र वर्णन किया था। ये महाकवि कालिदास बचपन में कैसे थे, किस तरह वो विद्वान हुए, उसमें विद्वानों का जो एक विद्योत्तमा के साथ उनके विवाह का वर्णन प्रस्तुत है, उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया। और एक दूसरी जो प्रमाणिक प्रमाण है वो था प्रिय गुंजरी और विक्रमादित्य के पंडित बरुचि के बीच के संबंधों का। एक तरफ लोगों का कथन है कि विद्योत्तमा से ईर्ष्यावश लोगों ने, विद्वानों ने विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख कालिदास से कराया था। और दूसरा जो मत है, दूसरा जो विचार है, उसमें अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुंजरी नामक विक्रमादित्य की पुत्री थी, उसके विद्वता एवं बरुचि को जो जंगल में चरवाहा मिला, उसको बरुचि ने अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि वो करचंडी शब्द का प्रयोग किया था। अतः बरुचि ने उसे मुख्य चरवाहे के साथ प्रिय गुंजरी का विवाह कराया था। इस प्रकार के संस्कृत साहित्यों में, संस्कृत साहित्य के इतिहासों के अध्ययन पश्चात इन सब बातों का उल्लेख मिलता है। आज के जो चर्चा का विषय है, आज जो ऑनलाइन में मैं उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि महाकवि कालिदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्राच्य काल में विद्वान लोग अपने कृतियों में, अपने काव्यों में, अपने लिखित पुस्तकों में अपना परिचय, वंश, समय का उल्लेख नहीं करते थे, जिसके कारण उन लोगों का जन्म स्थान, समय और उन लोगों की रचित रचनाओं के संबंध में बहुत से तर्क वितर्क, खंडन मंडन या बहुत से पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात यह प्रमाणित होता था कि अमुक कवि का जन्म स्थान अमुक स्थान पर है एवं उनकी अमुक अमुक रचनाएं हैं। ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास के जो जीवन वृत्त है, इन्होंने भी अपने काव्यों में अपने परिचय का उल्लेख नहीं किया है। अतः तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर ही इनकी रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। जैसा ही कुछ विद्वानों का मत है
कि महाकवि कालिदास की मूल रचनाएं 7 है। किसी ने 25 की संख्या बताई है। अतः यह विवादों का विषय है। फिर भी जो ठोस प्रमाणों के आधार पर जो निश्चित किया गया है वो कवि की रचित रचनाएं इस प्रकार की है। ऋतु संज्ञा। विद्वानों के मतानुसार ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम रचना है, जिसमें षड ऋतुओं का सम्यक रूप से उल्लेख किया गया है। चूँकि ऋतु संहार में कवि की कवित्व शक्ति या पांडित्य उतनी प्रखर नहीं दृष्टिगोचर होती है। इसी आधार पर विद्वानों ने ऋतु संहार को कवि कालिदास की प्रथम रचना स्वीकार की है। तत्पश्चात उनकी जो रचना है वह कुमार संभव, अर्थात कुमार संभव में शिव और पार्वती का प्रणय और कुमार कार्तिकेय के जन्म का बड़े ही सरल और सुबोध ढंग से महाकवि ने अपने इस काव्य में प्रस्तुत किया है। कुमार संभव में शिव, पार्वती और कुमार कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख है। इसी कारण महाकवि कालिदास को शैव भी कहा जाता है कि वो शिव के उपासक थे, क्योंकि अभियान शाकुंतलम में, रघुवंश महाकाव्य में और कुमार संभव में भगवान शिव की, आशुतोष की वर्णन इन काव्यों में मिलता है, जिससे उन्हें शैव कहा जाता है। पुनः उनकी जो एक अन्य नाटक है, वो नाटक है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र में राजा अग्निमित्र और नायिका मालविकी के सफल प्रणय का वर्णन किया गया है। राजा अग्निमित्र मालविका को अत्यंत नज़दीक से अपने प्रगाढ़ प्रेम को बांटना चाहते हैं और मालविका छुपकर अग्निमित्र से
प्रेम करती है और रानी के डर से वो अलग अलग रहती है, परंतु बाद में दोनों का प्रेम प्रकट होता है। तो हम देखते हैं कि यह मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का नाटक है। ठीक उसी प्रकार एक अन्य नाटक है महाकवि कालिदास, वो है विक्रमोर्वशी। विक्रमोर्वशी में विक्रमादित्य और उर्वशी के प्रणय संबंधों का बड़े ही मार्मिक ढंग से कवि ने इन दोनों के प्रेम को सुखांत नाटक के रूप में प्रस्तुत किए हैं। यह विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्र दोनों कवि की रचना में नाटक की संज्ञा प्राप्त की है, अर्थात ये दोनों नाटक ग्रंथ है। तत्पश्चात महाकवि कालिदास की जो रचना है मेघदूत, मेघदूत में यक्ष का मेघ से जो याचना करने के अर्थात यक्ष का जो आंतरिक संवेग है, आंतरिक वेदनाओं को, आंतरिक व्यथा को, अपने आंतरिक विरह को किस प्रकार सजीव रूप में मेघ के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपनी कार्य सिद्धि के लिए मेघ की भूरी भूरी प्रशंसा करता है एवं तरह तरह के याचना करते हुए जबकि वह स्वयं परिचित है कि मेघ एक निर्जीव प्राणी है, धुआं, अग्नि, जल और हवा के सम्मिश्रण से जो बना मेघ है, वह इससे गोपनीय प्रेम को कैसे उसके भारजा तक संप्रेषित कर सकता है। विद्वानों का मत है क्योंकि वह यक्ष कामार्थ है और कामार्थों के लिए चेतन और चेतन का ज्ञान नहीं रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे कवि के जो मेघदूत खंडकाव्य है, पूर्व मेघदूत, उत्तर मेघदूत, इसमें रामगृह आश्रम से अलका तक के जो प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थलों और जक्ष की विरह वेदना को जिस प्रकार वर्णित किया गया है, उसके आधार पर यह महाकवि के प्रौढ़ रचना मानी जा सकती है।
क्योंकि इस संदर्भ में कहा गया है माघे मेघे गतम्बय, अर्थात माँ के शिशुपाल वध और कवि कालिदास के मेघदूत को अगर आजीवन पढ़ा जाए तो भी वह पूर्ण नहीं हो सकता है, इसमें कोई पारंगत नहीं हो सकता है, जैसा कि रामचरितमानस या रामायण। तत्पश्चात महाकवि कालिदास के एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक महाकवि कालिदास की सप्तम रचनाएं कही जा सकती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जैसे नाम ही है अभिज्ञान अर्थात पहचान, और शाकुंतलम दो शब्द में जुड़े हैं, विज्ञान और शाकुंतलम, अर्थात शाकुंतला का पहचान कराया जाता है। इसमें पहचान कराने का जो माध्यम है वो दुष्यंत द्वारा दिए गए अंगूठी के द्वारा, इसलिए इसे नाटक का नाम महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। इसमें शाकुंतल का अभिज्ञान कराया गया है उस अंगूठी के माध्यम से। आया जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और मेघदूत महाकवि के प्रौढ़ रचनाओं में से सर्वोत्तम है। इसमें सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक धरोहरों को महाकवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोने का सफल प्रयास किए। क्योंकि जिस शकुंतला के गांधर्व विवाह, फिर दुर्वासा का श्राप, कर्ण को ज्ञात होना, गांधर्व विवाह के अवगुणों के अनुकूल शकुंतला को निर्वासित जीवन बिताना, पुनः कर्ण ऋषि के प्रयासों से शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजना, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह पश्चात उसकी विदाई बेला में जो ऋषि कर्ण का कथन है कि मेरे जैसे जंगल में निवास करने वाले तपस्वियों की अगर पुत्री की विदाई के समय इस प्रकार की दशा है जिससे मेरा गला अवरुद्ध हो गया है, तो फिर उन गृहस्थों की क्या दशा होती हुई जो अपने पुत्री को प्रथम बार अपने पति की गृह भेजते हैं। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के पश्चात यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि कवि कुलगुरु कालिदास को सामाजिक बंधनों, भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी थी। इन संस्कारों पर, इन संस्कृतियों पर उनकी पकड़ थी, क्योंकि जो विज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु हैं, विशेषताएं हैं, वो पूर्णतः हृदयग्राह्य है, पूर्णतः कल्याणकारी है, समाजोपयोगी है। इस प्रकार
आज की कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि महाकवि कालिदास की ये 7 रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। उसके अतिरिक्त भी कवि से संबंधित अनेक रचनाओं का उल्लेख संस्कृत साहित्यों में मिलता है, जो विवादित है, जिस पर तरह तरह के तर्क वितर्क किए जाते हैं। जैसे श्रुतबोध भी विद्वानों ने इनकी रचना स्वीकार की है। श्रुतबोध छंदों की पुस्तक है, जिससे नामकरण से स्पष्ट हो जाता है कि श्रुतबोध अर्थात श्रवण मात्र से ही जिसका बोध हो जाए, सुनने से ही जिसका ज्ञान हो जाए, वह श्रुतबोध है। श्रुतबोध को भी महाकवि ने बड़े ही सरल और सुबोध भाषा में लिखने का सफल प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भी अन्य रचनाएं हैं जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा किया कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें काव्य कौन है, महाकाव्य कौन है, नाटक कौन है, नाटकों में सर्वोत्तम कौन है, और खंड काव्य में कौन सी पुस्तक है। इस पर हम लोगों ने आज विचार किया। अगली कक्षाओं में पुनः उस पर विचार हम लोग करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।